नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। वेलकम टू लर्न स्मार्ट एडू चैनल। मेरा नाम है अंशुमन सरकार। दोस्तों, बांग्लादेश किस ओर बढ़ रहा है? बांग्लादेश में हो क्या रहा है? चंद दिनों में ऐसे क्या हो गया है बांग्लादेश के भीतर? ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो में अंत तक रहिए। आपने तो टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि किस बारे में है वीडियो। तो बांग्लादेश में जो है परिस्थिति अभी बदतर हो रही है। बीते कल मंगलवार का दिन अक्टूबर 22 तारीख को अचानक से जो एंटी डिस्क्रिमिनेशन जो स्टूडेंट्स मूवमेंट था, जो कि बांग्लादेश में शेख हसीना का जिसने तख्ता पलट की थी, वो छात्र दोबारा से सड़कों पे उतर आए हैं। इस बार क्यों वो उतरे? वो अभी गए हैं अपने जो यहाँ राष्ट्रपति है बांग्लादेश के, मोहम्मद शहाबुद्दीन, उनके अगेंस्ट उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। ये प्रोटेस्ट उन्होंने शुरू कर दी क्यों? क्योंकि ना बांग्लादेश के जो प्रेसिडेंट है, जो मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब हैं, उन्होंने कुछ एक टिप्पणी दी है किसी एक इंटरव्यू में, जो कि रविवार के दिन छपी थी। उसको लेके ये छात्र सड़कों पे उतरे हैं और ये इनका डिमांड क्या है कि प्रेसिडेंट साहब जो है उनको रिजाइन करना चाहिए। देखिए, ये जो है, ये लड़के जो है बांग्लादेश के जो प्रेसिडेंट रहते हैं जिस घर में, बोंगो भवन बोलते हैं, वो गए उनको घेराव करने। उससे पहले उन्होंने एक रैली करी है। ढाका शहर में एक शहीद मीनार है, वहाँ पे उन्होंने एक रैली की। उस रैली में उन्होंने एक 5 पॉइंट एजेंडा रखा है और उन्होंने डिमांड करी है कि ये एजेंडे को पूरा किया जाए, तभी जाके प्रोटेस्ट हम बंद करेंगे। अब ये डिमांड्स क्या है? ये इन डिमांड्स में ये है कि बांग्लादेश, पहला डिमांड ये है कि बांग्लादेश के प्रेसिडेंट रिजाइन करें। और ये रिजाइन क्यों करें? क्योंकि उसका रीज़न जो है इंटरव्यू है, मैं आगे चल के पूरा विस्तार से बताऊंगा एक्चुअली पर्दे के पीछे की कहानी क्या है। तो पहले तो उनका डिमांड है रिजाइन करें 24 घंटे में या 7 दिन के भीतर। दूसरा डिमांड क्या है उनका? दूसरा डिमांड ये है कि 1972 में लिखी गई जो संविधान है बांग्लादेश का, उस संविधान को बिल्कुल खत्म किया जाए और दोबारा से बांग्लादेश में संविधान लिखा जाए। तीसरा डिमांड क्या है? तीसरा डिमांड यह है कि अवामी लीग का जो स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे बांग्लादेश छात्र लीग बोलते हैं, उसको उस पे बैन लगाया जाए। अच्छा, चौथी डिमांड क्या है? चौथी डिमांड ये है कि उनके यहाँ जो 2014, 2018 और 2024 में जो इलेक्शंस हुए हैं, उन इलेक्शंस को इलीगल डिक्लेयर किया जाए और उन इलेक्शंस में जो एमपीज जीत के आए हैं उनको डिस्क्वालीफाई किया जाए। ये है। उसके बाद उनका पांचवा डिमांड ये है कि उन्होंने कहा है कि जो जुलाई अगस्त में उन्होंने जो अपराइजिंग की थी, जो विद्रोह की थी, उसके भावनाओं को ध्यान रखते हुए बांग्लादेश को एक रिपब्लिक या गणतंत्र घोषित किया जाए। तो ये उनके 5 डिमांड है। 5 डिमांड जो है बिल्कुल इररिलेवेंट डिमांड्स हैं, लेकिन वो सड़कों पे उतरे हैं। अब यहां से दोस्तों कहानी रोचक बनती है। इट्स एन इंट्रिगिंग स्टोरी। वीडियो में बने रहे, इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, वीडियो पे बने रहे, लास्ट तक देखिएगा। मैं पूरे अच्छे से आपको बताऊंगा और खुलासे करूंगा क्या क्या हुआ है। अब ये स्टूडेंट्स, उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू क्यों की और मैं क्यों कह रहा हूं कि ये बांग्लादेश जो है ये सिविल वॉर की तरफ जा रहा है? दोस्तों, कहानी शुरू होती है अक्टूबर 20 तारीख को, रविवार के दिन। के दिन क्या हुआ? मोहम्मद जो शहाबुद्दीन साहब है, जो कि बांग्लादेश के प्रेसिडेंट है, उनका एक इंटरव्यू छपा। वो छपा, ये जो मानव जमीन करके उनके यहाँ एक डेली है, बांग्लादेश डेली, उनके एडिटर ने एक इंटरव्यू लिया था उनका। और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ये उन्होंने सुना है कि शेख हसीना ने रेजिग्नेशन दिया है, लेकिन उनके पास जो लिखित में कोई दस्तावेज नहीं है शेख हसीना के रेजिग्नेशन का। और उसी दौरान, उसी इंटरव्यू में उन्होंने आगे चल के ये कहा कि अगस्त 5 तारीख के दिन, जिस दिन शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ के चली गई थी, उसी दिन 5 तारीख अगस्त को 10:30 बजे प्राइम मिनिस्टर्स के रेसिडेंस से उनके ऑफिस, उनके यहाँ फ़ोन आया था कि प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट साहब से मिलना चाहते हैं। तो उसके हिसाब से उन्होंने अरेंजमेंट करना शुरू कर दिया था। लेकिन उसके बाद उनके यहाँ कोई खबर नहीं मिली। तो जब उन्होंने अपने मिलिट्री सेक्रेटरी से पूछा कि कोई खबर है
प्राइम मिनिस्टर के बारे में, तो उन्होंने भी कहा कि कोई खबर नहीं है, क्योंकि ना उस वक्त जो है प्रोटेस्टर्स जो है, स्टूडेंट्स या मास प्रोटेस्ट जो है बिल्कुल शुरू हो चुकी है और वो प्राइम मिनिस्टर के रेसिडेंस की तरफ गूंज कर रही थी। तो उस टाइम उन्होंने बहुत कोशिश की जानकारी लेने के लिए कि प्राइम मिनिस्टर आ रही हैं कि नहीं। तो उसके बाद क्या हुआ ना, उन्होंने फिर टेलीविज़न चैनल्स पे देखा कि स्क्रॉल आया कि प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जो है देश छोड़ के चली गई है। उनका ये भी कहना है कि जब वो बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकार उस जमा साहब से मिले, उन्होंने पूछा कि उन्होंने पूछा कि प्राइम मिनिस्टर ने रिज़ाइन किया है, तो वक़ारुज़्ज़मान का भी यही उत्तर था कि मैंने सुना है कि उन्होंने रिज़ाइन किया है। और उनका ये भी कहना है कि उनको शायद वक्त में नहीं मिला हमें इन्फॉर्म करने की। ये वक़ारुज़्ज़मान का उन्होंने जो बात कही थी वो उन्होंने कहा। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब सारी परिस्थितियाँ जब नॉर्मल हो गई, तो ये जो प्रेसिडेंट शहाबुद्दीन जो हैं, मोहम्मद शहाबुद्दीन, उन्होंने कहा कि एक दिन बांग्लादेश के कैबिनेट सेक्रेटरी उनके पास गए, उन्होंने कहा कि आपके पास जो प्राइम मिनिस्टर का जो रेजिग्नेशन लेटर है वो दीजिए। तब उनके जवाब में मोहम्मद शहाबुद्दीन ने कहा कैबिनेट सेक्रेटरी को कि मैंने सुना है कि प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने रेजिग्नेशन दी है, लेकिन मेरे पास कोई उनका लेटर नहीं है, रेजिग्नेशन लेटर नहीं है। तो ये उन्होंने इंटरव्यू में कहा, ये संडे रविवार के दिन उन्होंने कहा। तो अभी प्रॉब्लम यहीं पे शुरू होती है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि उनके यहाँ संविधान में सेक्शन 57A है, उसमें दर्शाता है द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस शैल बिकम वेकेंट इफ ही और शी रिजाइन्स from the office at any time by handing the resignation letter to the president। अब इस परिस्थिति में शेख हसीना का रेजिग्नेशन लेटर है ही नहीं, तो जब है नहीं तो इसका मतलब रेजिग्नेशन हुआ नहीं है। और उनका संविधान कहता है कि जब तक रेजिग्नेशन लेटर प्राइम मिनिस्टर हैंडओवर नहीं करेगा प्रेसिडेंट को या करेगी, तो तब तक वो प्राइम मिनिस्टर है। तो अब यहाँ जो है, यहाँ से शुरू होती है प्रॉब्लम। दोस्तों, बांग्लादेश के प्रेसिडेंट मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने इंटरव्यू दिया रविवार को, अक्टूबर 20 तारीख को। अगले ही दिन सोमवार अक्टूबर 21 तारीख को, मैंने कहा था ना, वो जो प्रोफेसर है लॉ डिपार्टमेंट का, ढाका यूनिवर्सिटी का, क्या नाम है उसका, वो जो बना बैठा है, आसिफ नजरुल, वो अभी लॉ मिनिस्ट्री का एडवाइज़र है। तो वो आके अभी पब्लिकली प्रेस के सामने उसने क्या कहा, उसने कहा कि मोहम्मद शहाबुद्दीन इज लाइंग, वो झूठ बात बोल रहे हैं। किस बारे में झूठ बात बोल रहे हैं? कि ये जो झूठ बात बोल रहे हैं जो शेख हसीना के रेजिग्नेशन लेटर को लेके, शेख हसीना ने रेजिग्नेशन लेटर दी है लेकिन ये छुपा रहे हैं। मतलब लाइंग का मतलब क्या है? ये बात ही हो सकता है, और क्या हो सकता है? आगे चल के उसने ये भी कहा कि अगर कोई इंसान फिजिकली और जो दिमागी तौर से, मानसिक तौर से अनफिट है और कोई मिसकंडक्ट करता है, तो इससे क्या होता है, इसमें उनके संविधान में प्रोविजन है कि उसको प्रेसिडेंट के पोस्ट से निकाल बाहर किया जा सकता है। इसके हवाले से ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला दिया। और उसने ये कहा कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 53 ऑफ बांग्लादेश कॉन्स्टिट्यूशन, अ प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस ड्यू टू फिजिकल एंड मेंटल इनकैपेसिटी, बट इट रिक्वायर्स द सपोर्ट ऑफ 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। इसका मतलब 2/3 बहुमत पार्लियामेंट के भीतर जो है, जो एमपीज वोट करेंगे तभी जाके एक प्रेसिडेंट को निकाला जा सकता है। अब पता नहीं ये क्या बोल रहे हैं, क्यों ना, देखिए कभी होता है ना, दूसरे के लिए अगर आप गड्ढा खोदोगे तो उसी गड्ढे में खुद गिरोगे। तो ये जो है, मैं पहले से ही दोस्तों मैं बोल क्या रहा था, मैं ये बोल रहा था, हर वीडियो अगर आप देखेंगे मैं यही बोलता था बांग्लादेश को लेके कि मोहम्मद यूनिस और जो उनके जो ये छात्र और ये जो प्रोफेसर हैं, ये जो मिलके ये इनका जो स्टूडेंट्स क्रोनी है, मतलब ये जो मिलके जो ये सरकार चला रहे हैं, ये बिल्कुल इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये मैं बार बार बोलता रहा। और ये आसिफ नसरुल ने क्या कहा? आसिफ नसरुल ने कहा कि आर्टिकल 53 के हवाले देते हुए
कि हम आर्टिकल 53 को बेस करके हम प्रेसिडेंट शहाबुद्दीन को निकालेंगे। भाई तुम तो बोल रहे हो ना, तुमने पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया है, तुम्हारे पास कोई पार्लियामेंट नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि 2/3 मेजॉरिटी से पास होगा तभी जाके प्रेसिडेंट को निकाला जा सकता है। पहली गलती आसिफ नजरुल ने ये कही। अब दूसरी गलती आप सुनिए, ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट हो या इंटरिम गवर्नमेंट हो, बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल है ही नहीं। और केयर टेकर गवर्नमेंट की बात ये 2011 से ही इसको निकाल दिया गया है, इस क्लॉज को। क्यों निकाला गया इस क्लॉज को? इस क्लॉज को इसीलिए निकाला गया क्योंकि ना जो बांग्लादेश का सुप्रीम कोर्ट है उसने इस क्लॉज को 2011 में खारिज कर दिया था। उसके बाद तत्कालीन बांग्लादेश की सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया और उसके तहत ये पूरे केयर टेकर वाला क्लॉज को निकाल बाहर फेंका। तो आगे चल के ये ऐसा है कि जो भी सरकार रिजाइन करेगी उसके बाद उस पे ये प्रोविजन है कि जो भी सरकार रिजाइन करेगी, जो भी प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करेगा, उसके बाद 90 दिन के भीतर इलेक्शंस होंगी। ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है। लेकिन ये चालाक प्रोफेसर जो है, ये प्रोफेसर पढ़ाता था, लॉ पढ़ाता था, पर इसको ये नहीं पता है। वो क्या बोल रहा है? वो इसी आर्टिकल 53 का हवाला दे रहा है, बोल रहा है कि मैं प्रेसिडेंट को निकाल दूंगा, निकाल बाहर करूंगा। भाई प्रेसिडेंट को क्या निकाल बाहर करोगे? तुम इसी आर्टिकल का हवाला दे रहे हो, उसमें 2/3 मेजॉरिटी वोटिंग चाहिए पार्लियामेंटेरियंस का, फिर जाके तुम निकाल सकते हो प्रेसिडेंट को। और ऊपर से तुम अगर इसी कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला दे रहे हो, देन इसी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि देयर इज नो प्रोविजन ऑफ केयरटेकर गवर्नमेंट। तो हाउ आर यू फंक्शनिंग एज अ लॉ एडवाइजर in an interim government when this entire interim government has the provision of an interim government is not there? ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, अगर ये इतना ही इसी कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला दे रहा है तो इसको और भी जानकारी होनी चाहिए कि इसी कॉन्स्टिट्यूशन में और एक जगह बताया गया है कि एक सरकार अगर नहीं होती है तो 90 दिन के भीतर अगला इलेक्शन करना अनिवार्य है। इट्स मैंडेटरी टू होल्ड इलेक्शंस विद इन 90 डेज ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द प्रीवियस गवर्नमेंट। ये आप बोल सकते हो कि प्रीवियस गवर्नमेंट जो गया है उसके 90 दिन के भीतर इलेक्शंस होल्ड करो। इतना अगर उसको पता है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, लॉ का प्रोफेसर है, ये गलती इसने कैसे कर दी? ये कैसे वो बोल रहा है और किस लिए बोल रहा है? क्यों? क्योंकि ना उसको उस गद्दी में बैठे रहना है। देखिए, ना उसने इलेक्शन लड़ा है, ना कुछ किया है, जिहादियों के साथ हाथ मिलाया हुआ है, पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाया हुआ है। उसके तहत उसको एक गद्दी मिल गई है प्रोटेस्ट के थ्रू। उसको लग रहा है कि वो 1789 में बैठा हुआ है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौर पे, जहाँ पे कुछ लॉ एंड ऑर्डर करके कुछ नामो निशान नहीं था दुनिया में। और आज के डेट में 21st सेंचुरी में वो चला 18th सेंचुरी का वो जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग था उसको इम्प्लीमेंट करने। सोचिए, ये समझते, देखिए बांग्लादेश में शायद लोगों को लगता है कि बहुत ही पढ़ा लिखा प्रोफेसर है, लेकिन क्योंकि ना वो ज़्यादातर लोग जो हैं ज़्यादा शिक्षित नहीं है बांग्लादेश में, और उनको समझाने वाला भी कोई नहीं है। ये जो ऐसे भेड़ चाल चलते हैं ना बांग्लादेश में, उसी तरह से भेड़ चाल चल रहे हैं। क्यों ना, प्रोटेस्ट जो किया था उन लोगों ने कुछ ऐसी गलत चीज़ें लोगों के दिमाग में डाली है कि लोगों को लगा कि हाँ भाई ये जो बोल रहे हैं सही है, लेकिन इनको सिर्फ गद्दी का लालच था और तख्ता पलट करने के बाद गद्दी पे बैठना था, इसीलिए इन लोगों ने ये सारी चीज़ें की थी। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मोहम्मद यूनिस जो है ना, ही इज़ नॉट इन चार्ज। शायद ये बंदी बनाए गए हैं, इन लोगों ने उनको बंदी बना के रखा हुआ है। नज़रबंद जिसे बोलते हैं ना, मुगलों के ज़माने में जैसे कि शाहजहाँ को औरंगज़ेब ने नज़रबंद कर रखा था, इसी तरह से शायद ये महफूज आलम और ये नाहिद इस्लाम, आसिफ महमूद और ये आसिफ नजरुल, ये जो प्रोफेसर है, इन लोगों ने मोहम्मद यूनिस साहब को जो है नज़रबंद करके रखा है ज़बरदस्ती। वो उनसे कहलवाते हैं, जो बात उनको कहनी है उनके थ्रू कहलाते हैं। और एक चीज़ भी हो सकता है कि यूनिस साहब जो है वो इन चारों को इस्तेमाल कर रहे हैं पावर में बने रहने के लिए। जो भी है ये पावर में बने रहने के लिए वो ये सारी चीज़ें करते हैं। तो मैं इनका जो ये मोहम्मद यूनिस
फिर नाहिद इस्लाम, महफूज आलम, आसिफ महमूद और ये आसिफ नजरुल जो है, इनको अब से मैं जुंटा के नाम से बोलूंगा। जुंटा बोलूंगा मतलब इन पांचों के बारे में मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये मान के चलिए। आगे वीडियो में मैं यही बोलूंगा। क्यों? क्योंकि ना अब कहानी कैसे आगे बढ़ा है मैं बता रहा हूँ। ये प्रेसिडेंट का इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करा आसिफ नजरुल ने, और प्रेस को बोला कि भाई मैं प्रेसिडेंट को हटा दूंगा क्यों ना प्रेसिडेंट झूठा है। ये उसने कही अक्टूबर 21 तारीख का। अक्टूबर 22 तारीख बीते कल मंगलवार के दिन अक्टूबर 22 तारीख को 2:30 बजे ये आसिफ नजरुल, ये प्रोफेसर, और उसका स्टूडेंट नाहिद इस्लाम जो कि I&B मिनिस्ट्री में है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट का एडवाइजर है, ये दो गए बांग्लादेश के जो चीफ जस्टिस उससे मिलने। चीफ जस्टिस का नाम क्या है? डॉक्टर सैयद रिफात अहमद। ये जो डॉक्टर सैयद रिफात अहमद, उसको अपॉइंट किसने किया है? इन्हीं लोगों ने अपॉइंट किया है। क्यों? क्योंकि ना जबरदस्ती इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और 5 जजेस को रिजाइन करवाया था। उसके बाद उसका रिप्लेसमेंट अपने आदमी को बिठाया था। तो ये डॉक्टर सैयद रिफात अहमद जो है, ये बन गया चीफ जस्टिस। तो अब ये गए 2:30 बजे और सोर्सेस के मुताबिक, जो सोर्सेस जिन्होंने खबर दी है उनके मुताबिक ये है कि ये दोनों गए थे इस चीफ जस्टिस को बोलने के लिए कि देखिए अगला जो प्रेसिडेंट आप बनेंगे, जो अगला जो चीफ जस्टिस होंगे, सीनियर जज जो है अपीलेट डिवीजन के, उनका नाम है मोहम्मद अशफाकुल इस्लाम। उनको सुप्रीम कोर्ट का वो चीफ जस्टिस बनाएंगे। तो पहले इन्होंने कहानी सेट कर दी। 3 बजे वो बाहर आए, फिर ये जो नाहिद इस्लाम, महफूज आलम वगैरह, उन्होंने फ़ोन किया। फ़ोन किसको किया बताता हूँ मैं। 3 बजे उन्होंने फ़ोन किया, ये जुंटा मेंबर्स जो है उन्होंने फ़ोन किया। उनके जो साइड किक है, जो चमचे हैं, 2 चमचे, उनको फ़ोन किया, हसनत अब्दुल्ला और अब्दुल हनन मसूद। उन्होंने कहा कि देखो हमने सब सेट कर दिया है, प्रेसिडेंट कौन होगा, चीफ जस्टिस कौन होगा, अब एक काम करो, तुम लोग डेमोन्स्ट्रेशन करो, जाओ बंगो भवन, प्रेसिडेंट का जो पैलेस है उसको घेराव करो और प्रेसिडेंट का रेजिग्नेशन का डिमांड करो। 24 घंटे के अंदर प्रेसिडेंट रिजाइन करे, ऐसा धमकी दो। ये उन्होंने किया। तो ये जो हसनत अब्दुल्ला और ये चले गए अपने लड़कों को लेके। लड़के मतलब क्या मैं बता रहा हूँ, 11-12 क्लास के जो लड़के जिनके दिमाग एकदम खाली है, पॉलिटिक्स क्या समझते नहीं है, प्रोटेस्ट क्या समझते नहीं है, भेड़ों के जैसे लेके चले गए और प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। उसके अलावा उनके साथ कौन कौन मिले हैं पता है आपको? ये जो वेंडर्स होते हैं ना, जो हॉकर्स होते हैं, जो बेचते हैं सामान रास्ते के किनारे पे, उन लोगों को भी साथ मिला लिया। तो इस तरह के लोग उनके प्रोटेस्ट में शामिल होते हैं। तो उनको ले गए क्या किस लिए? कि प्रेसिडेंट कैसे रिजाइन करेगा उसका वो डिमांड करना शुरू कर दिया उन लोगों ने। जब उन्होंने डिमांड करना शुरू कर दिया रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट के लिए, और गुलिस्तान जो उनका जो पॉश इलाका है, उस इलाके का जो एंट्री पॉइंट में डेमोन्स्ट्रेशन करना, फिर शहीद मीनार के पास ढाका में डेमोन्स्ट्रेशन करना, फिर प्रेसिडेंशियल पैलेस को घेरने गए। जब गए प्रेसिडेंशियल पैलेस को घेरने, तो पहले पुलिस थी। जैसे खबर लगी कि प्रोटेस्टर जा रहे हैं, जो बांग्लादेश की जो मिलिट्री है ना, वो जाके पहुंच गई और उन्होंने बिल्कुल बैरिकेडिंग कर दिया, पूरे जगह को घेर दिया। और उन्होंने कहा प्रोटेस्टर्स को जाओ यहाँ से, भागो यहाँ से, कहाँ जा रहे हो तुम लोग, भागो। तो इसी तरह से उनको हड़काया। तो बांग्लादेश के पुलिस तो अब नहीं, पुलिस को हटा के जब मिलिट्री आ गई, तब इनको पता चला कि नहीं, अब अगस्त 5 वाला जो किस्सा अब दोबारा रिपीट नहीं किया जा सकता। तो इनको क्या लगा था, प्रोटेस्टर्स को क्या लगा था? प्रोटेस्टर्स को ये लगा था कि अगस्त 5 तारीख को हमने प्रोटेस्ट किया, मिलिट्री तो हमारा साथ दिया, हमें पूरा हमारा रास्ता खोल दिया, और पुलिस को हम पीट के पुलिस की जो एंटिटी है वो बांग्लादेश में ख़त्म कर दिया इन लोगों ने, प्रोटेस्टर्स ने। तो अब पुलिस को कोई मानता भी नहीं है। उनको लगा था मिलिट्री नहीं आएगा, वो फिर से जाएंगे वैसे ही प्रेसिडेंट के पैलेस के अंदर घुसेंगे, खाएंगे पिएंगे, मौज करेंगे, और शायद प्रेसिडेंट मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को लिंच भी कर सकते हैं, क्योंकि ना इनका कोई भरोसा नहीं है। जिहादी मेंटेलिटी क्या है और जिहादिस्ट क्या होते हैं सबको पता है। लेकिन इस बार पासा उल्टा पड़ गया। पासा क्यों उल्टा पड़ा? क्यों? ये एक्चुअली क्या है, ये जो जुंटा है, इनका जो जुंटा, ये यूनिस और कंपनी जो भी आप बोल सकते हैं,
इनको यह प्रॉब्लम अभी लग रहा है, क्योंकि ना आपको पता है, याद है ना, जब रिजीम चेंज हुआ था, रिजीम चेंज के तुरंत बाद क्या हुआ, जब शेख हसीना आ गई तो जो आर्मी चीफ वकारुज्जमा साहब जो थे, वो मीडिया के सामने आए। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स जो है वो रिपोर्ट करेगी प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश को, क्योंकि ना वो सुप्रीम कमांडर है बांग्लादेश के आर्म्ड फोर्सेस के। इसका मतलब ये जो यूनिस वगैरह, ये वकारुज्जमा उन लोगों को रिपोर्ट नहीं करते हैं, वो सीधे प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश को रिपोर्ट करते हैं। अब प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश को निकालने चले थे ये लोग, ये जो यूनिस एंड कंपनी, जिसे जुंटा में बोल रहा हूं। तो अब मिलिट्री, प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के बीच अभी दीवार बन के खड़ी हो गई है। अब आएगा मजा। आपको अगर याद है, मैंने पिछले एक वीडियो में कहा था कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ जाएंगे यूएस और कनाडा और यूएस के दौरे पे। वो गए हैं। तो ये जो जुंटा है, यूनिस एंड कंपनी, इनको लगा था कि ये जब वकारुज्जमा जब नहीं होंगे बांग्लादेश के भीतर, तभी क्या करेंगे, ये प्रेसिडेंट को हटा देंगे, आर्मी चीफ को हटा के वो पूरा बिल्कुल पावर अपने कब्जे में ले लेंगे। लेकिन जो बांग्लादेश के जो टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने कहा कि वकारुज्जमा यूएस जाने से पहले उनको कह के गए थे कि ये सारी चीजें करने वाले हैं, तो इसका ध्यान रखना और उसी हिसाब से काम करना। तो इसीलिए उन्होंने इन प्रोटेस्टर्स को रोक लिया। और ये भी कहा जाता है कि सोशल मीडिया में भी बहुत सारी ऐसी खबरें आई हैं कि आर्मी और ये जो स्टूडेंट लीडर्स हैं, जो कि यूनिस, जो जिनको बैक करते हैं, जो यूनिस को बैक करते हैं, उनके बीच वर्बल झड़प जो है बहुत हो चुकी है। हालांकि ये इंटरिम गवर्नमेंट जो है ये डिनाई कर रही है ये सारी चीज़ें, लेकिन झड़प हुई है आर्मी और स्टूडेंट्स लीडर्स के बीच। ये सोशल मीडिया में बिल्कुल पब्लिश हुआ है। और एक चीज़ है कि ये जो जुंटा है यूनिस एंड कंपनी का, अब इनको पता नहीं है कि वकारुज्जमा जो अमेरिका और कनाडा गए हैं, वो इतने दिन इन दिनों में वो कर क्या रहे हैं। करीबन 10 दिन वो रहेंगे, 24 तारीख को वो लौटेंगे। अब इतने दिन वो कर क्या रहे हैं, इनको कोई खबर ही नहीं है, भनक नहीं है। तो पर्दे के पीछे की कहानी भी इनको पता नहीं है। और ये चले थे प्रेसिडेंट को निकालने, आर्मी चीफ को निकालने, ये थी उनकी मंशा। अब ये अभी तक, जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तब तक ये असफल हुए हैं। अब ये जो जुंटा है, ये बिल्कुल घबराई हुई है। अब देखिए, ये लोगों को तो, बांग्लादेश के जो आम आदमियों को, इनको बेवकूफ़ बना के ये प्रोटेस्ट में बुलाते हैं और प्रोटेस्ट करवाते हैं। अब प्रेसिडेंट के इस जो अगेंस्ट जो रेजिग्नेशन के लिए जो प्रोटेस्ट उन्होंने करवाई है, क्या बोल रहे हैं कि ये प्रेसिडेंट जो है वो शेख हसीना के आदमी है। भाई, प्रेसिडेंट तुम लोगों ने ही तो एक्सेप्ट कर रहा था ना, प्रेसिडेंट जब वो कंटिन्यू करेंगे। सिर्फ उन्होंने कहा कि उनके पास रेजिग्नेशन लेटर नहीं है। तो जब रेजिग्नेशन लेटर नहीं है तो ये लोग क्यों घबरा गए? ये लोग इसीलिए घबरा गए कि क्योंकि इनको पता चल गया कि उनकी जो अस्तित्व है वो बिल्कुल है ही नहीं। क्योंकि ना अभी भी जो पार्लियामेंट जो है अभी भी बरकरार है, और शेख हसीना अभी भी जो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर रेजिग्नेशन लेटर है ही नहीं किसी के पास। तो ये बात हो गई। जब ये बात हो गई तो देखिए, अगस्त 5 का जो प्रोटेस्ट हुआ था, उन्होंने ये बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, इनको बेवकूफ़ बनाया, उनका सहारा लिया, जमात इस्लामी उनका सहारा लिया। सहारा लेने के बाद उन्होंने प्रोटेस्ट करी, हिंसा करी, पुलिस को मारा पीटा। बांग्लादेश के पुलिस अभी बिल्कुल नाकामी हो गई है। तो अब क्या हुआ? अब दूसरी बार ये प्रोटेस्ट करने निकले कि प्रेसिडेंट को निकालेंगे। लेकिन उनको लगा था कि बांग्लादेश आर्मी उनकी सपोर्ट करेगी। अब बांग्लादेश आर्मी जो है उनको छड़ी लेके उनके पीछे मारने के लिए भागी हुई है। तो अभी जो है परिस्थिति बहुत ही नाजुक है बांग्लादेश के भीतर। ऊपर से बांग्लादेश आर्मी चीफ वकारुज्जमा साहब ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि जल्द से जल्द इलेक्शन कीजिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बांग्लादेश 90 दिन के भीतर इलेक्शंस चाहिए, जो कि ये करने के लिए प्रस्तुत नहीं है। इनको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए। भाई,
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तभी हो सकता है जबकि पार्लियामेंट चुन के आएगी और पार्लियामेंट के अंदर डिबेट होगा, डिस्कशन होगा, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बदलेगी। तुम तो अभी यू आर नॉट अ कंट्री विच गॉट इट इंडिपेंडेंस in 2024. You are a government which achieved independence in 1971, drafted a constitution and put in place in 1972. तो ये हुआ था। अब इस सिनेरियो में ये इंटरिम गवर्नमेंट ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल निकला। अब मैंने जो कहानी आपको बताई, इससे क्या आप निष्कर्ष निकाल सकते हो कि ये पूरी जो गवर्नमेंट है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो अब जो है, अब परिस्थिति बहुत भयानक हो गई है बांग्लादेश के भीतर। अब क्या है, इन लोगों ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात का इस्तेमाल किया है, अब इनको गटर में फेंक दिया है, आप बोल सकते हो। देखिए, जमात के ऊपर से बैन हटाना कि लोगों को जेल से छोड़ देना, इससे कोई मतलब नहीं है। अभी कितने जल्द इलेक्शंस होंगे उससे मतलब है उन लोगों का, क्योंकि ना बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का बहुत बड़ा चांस था इलेक्शंस जीत के आने के लिए, लेकिन मोहम्मद यूनिस एंड कंपनी उन्होंने उस पर पानी फेर दिया है। ये बात होगी। अब क्या होगा ना, अब ये सड़कों पे उतरेंगे और इसके बाद ये कन्फ्रंट करेंगे आर्मी के साथ, मिलिट्री के साथ, बांग्लादेश मिलिट्री या आर्मी के साथ कन्फ्रंट करेंगे। देखिए, पुलिस के साथ कन्फ्रंट करना एक बात है, अगर आप आर्मी के साथ कन्फ्रंट करोगे तो ब्लडशेड होगा, रक्तपात ज़रूर होगा, और रक्तपात जब होगा तो हज़ारों लोग मरेंगे। और एक बात है, भारत जो है हमारे पड़ोस में अगर ये सिविल वॉर होने की कगार में अगर होती है तो भारत के लिए खतरा होगा ना, कि ना तीनों तो ओर से हमारा बॉर्डर हम बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं, तो हम नहीं चाहेंगे कि एक स्पिल ओवर हो, हमारे इधर भी अफेक्ट हो। तो अगर जरूरत पड़ेगी तो भारत भी इंटरवीन कर सकता है इन परिस्थितियों में। और ऊपर से अगर सिविल वॉर बहुत बड़ा रूप ले लेता है तो भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता, इंटरनेशनल इंटरवेंशन भी हो सकता है, तब और बड़ी परिस्थिति हो जाएगी। अब तो खाने को नहीं मिल रहा है बांग्लादेश के लोगों को, तब भूखे मरेंगे। 71 से पहले की जो परिस्थिति है उससे बदतर होने वाली है अगर ये नौबत ये लेके आएंगे। ये इलीगल जो इंटरिम गवर्नमेंट है, इसको अभी सोच लेना चाहिए कि दे शुड इधर स्टेप डाउन एंड मेक वे फॉर द आर्मी टू रूल फॉर 90 days एंड कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। इससे बेहतर और कोई सोल्यूशन हो ही नहीं सकता। जितने जल्दी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो जाए उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करो, कौन मना कर रहा है। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि ना देखिए, रिजीम चेंज जो किया गया है ये बाहर की ताकतें ने करवाई है, लोगों को बेवकूफ़ बना के करवाई गई है। ये महफूज आलम जो है वो हिज़्ब उत तहरीर का एक मेंबर है जिसका कनेक्शन है अलकायदा के साथ, बड़े बड़े टेरर ग्रुप्स के साथ। उसी तरह से जमात वाले, उनका भी है बड़े बड़े टेरर ग्रुप्स के साथ। तो अगर सिविल वॉर की परिस्थिति भी होती है तो ये भी हो सकता है कि बांग्लादेश 3-4 टुकड़ों में टूट भी सकता है। तो ऐसे परिस्थिति में बांग्लादेश के लोगों को भी थोड़ा चौकन्ना रहना चाहिए और उनको भी ऐसे प्रोटेस्ट में भेड़ जैसे शामिल होना भी नहीं चाहिए, सोच समझ के शामिल होना चाहिए। और आर्मी के साथ ये इंटरिम गवर्नमेंट अगर पंगा लेगी तो आर्मी विल हिट बैक। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अगले वीडियो तक नमस्कार।